नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं सुनील जानी पवार प्लेनेट टू सोल बाय चंद्रा योगिनी ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। सूर्य ग्रहण विषय मैंने इसलिए लिया है कि बहुत जल्द 9 मार्च यानी कि अगले बुधवार के दिन 9 मार्च 2016 को सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। तो सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या है? लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति फैलाई हुई है। लोग डरा के रख देते हैं किसी को, नहीं ग्रहण है ये मत करो, ग्रहण है वो मत करो, ग्रहण है तो अशुभ हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, ये विधि करो वो विधि करो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रहण तो पूर्वापार से होते ही आ रहा है। आकाश मंडल में सूर्य भी रोज उगता है, चंद्र भी रोज आता है, पृथ्वी भी वही है, हम सभी पृथ्वीवासी हैं। तो ये बातें होती रहती है, लेकिन इसका परिणाम हमारे निजी जीवन में किस प्रकार से होता है ये देखना जरूरी है, ना कि इससे डर के हमें चुप बैठ जाना जरूरी है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं। इनफैक्ट वी हैव टू फेस इट। सूर्य ग्रहण का सीधा अर्थ क्या होता है कि जब आपको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण का सीधा अर्थ क्या होता है? जब आपको चंद्र दिखाई नहीं पड़ता। अब इसमें कौन से प्रकार है? एक तो खग्रास ग्रहण होता है या तो खंडग्रास ग्रहण होता है। अब जो खग्रास ग्रहण होता है इसका मतलब है फुल्ली एक्लिप्स, यानी कि पूर्णतः जब सूर्य ढक जाता है या तो चंद्र ढक जाता है तो उसे खग्रास कहा जाता है। और खंडग्रास का मतलब खंड, यानी कि अमुक ही रीजन में, अमुक ही जगह पर जब आपको वह ग्रहण दिखाई देता है तो इसे हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण या तो खंडग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और एक मैं आपकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूंगी कि जब भी सूर्य और चंद्र एक साथ एक ही डिग्री में आ जाते हैं तो वो अमावस्या का दिन होता है। और सूर्य ग्रहण भी हर अमावस्या के ही वक्त देखा गया है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो अमावस्या के दिन ही होता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। फुल मून डे पर चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। तो ये बेसिक बात हमें सबसे पहले समझनी बहुत जरूरी कि इसका अर्थ क्या है। और मैं आगे चलते ये बताना चाहूंगी कि जो लोग कट्टर धर्मवादी है, यानी कि हम सभी धार्मिक हैं, इसका मतलब हम धर्मवादी नहीं, ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत कट्टर यानी कि बहुत चुस्त प्रकार से इसको फॉलो करते हैं। तो उनके लिए मंगलवार यानी 8 तारीख से शाम से ही वेद शुरू हो जाते हैं। वो लोग शाम से ही इसका पालन आचरण करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत चुस्त तरीके से इसे पालते हैं। लेकिन हम जो आम लोग हैं, हम जो आम इंसान हैं, हमें इतना चुस्त तरीके से पालने की जरूरत नहीं है। 9 मार्च 2016 बुधवार के दिन सुबह को 4:49 यानी कि 4:49 AM ग्रहण स्पर्श और ग्रहण उदय विल स्टार्ट। जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, दैट इज सूर्य, मून एंड अर्थ will come in same line, that time the shadow of Rahu that or Ketu notes the shadow of earth, the shadow of पृथ्वी की परछाई जब सूर्य को ढक देती है उस वक्त ग्रहण की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की परछाई जब सूर्य को ढक देगी तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा और उस वक्त ग्रहण हो जाएगा। तो 9 मार्च के दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही 24 डिग्री पर आने वाले हैं। और डिग्री कली ये ग्रहण की शुरुआत कब होगी?
तो 4:49 को इसकी सुबह को ग्रहण उदय होने वाला है, लेकिन उसके बाद 7:27 को इसका मिडल फेज आने वाला है ग्रहण का। तो 4:49 से 7:27 का जो बीच में 4:45 बजेगा, 4:45 के बाद का जो टाइमिंग है, उस वक्त यह ग्रहण स्पर्श करेगा पृथ्वी को। तो हमें उसका पालन उसी समय से करना है। तो ये जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी तो सुबह 4:49, उसके बाद उसका मध्य ग्रहण 7:27 पर आएगा और ग्रहण मोक्ष यानी ग्रहण की समाप्ति 9:07 पर 9:07 AM को ग्रहण का मोक्ष यानी ग्रहण की समाप्ति होगी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है सूर्य ग्रहण का, जो बुधवार के दिन होने वाला है। अब ये ग्रहण कहां कहां दिखने वाला है? तो ये ग्रहण पूर्व भाग में, हमारे पृथ्वी के पूर्व भाग में ये ग्रहण सबसे ज्यादा दिखने वाला है। क्यों सबसे ज्यादा दिखने वाला है? कि जिस भाग में सुबह को 5:45 और उसके पहले सूर्योदय का समय है, उसी जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जहां पर सूर्योदय का समय 5:45 के बाद का है, वहां पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। जैसे कि मैं मुंबई में हूं, मुंबई का सूर्योदय 5:45 के बाद का है, तो मुंबई में सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है। परंतु महाराष्ट्र के सोलापुर, अकोला, ऐसे कई जिलों में, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे कई शहरों में यह सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में दिखने वाला है, राजस्थान में कोटा में दिखने वाला है, वहां पर सूर्य ग्रहण दिखेगा, लेकिन सभी जगहों पर नहीं दिखने वाला है। तो ये जो भ्रांति फैली हुई है, यहाँ भी दिखेगा, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं होता है। और आगे चलते हुए मैं बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजिकली यानी कि ज्योतिषीय आधार पर सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है। हालांकि हम सब ज्योतिष से जुड़े हुए हैं और ज्योतिष में मानने वाले हैं। आप जो दर्शक लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो सभी लोग ज्योतिष में मानने वाले होंगे, या तो इसमें रुचि रखने वाले लोग होंगे कि हमारी राशि या तो हमारे कुंडली पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगी कि यह जो सूर्य ग्रहण है वह कुंभ राशि में होने वाला है, क्योंकि 9 मार्च के दिन सूर्य 24 डिग्री का, जो अभी कुंभ राशि में चल रहा है, 24 डिग्री का होगा। उसी दिन चंद्र भी कुंभ राशि में 24 डिग्री का होगा, तो अमावस्या हो जाएगी और सूर्य ग्रहण भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्र, सूर्य और पृथ्वी एक ही लाइन में आने वाले हैं। और आगे बढ़ते हुए उसी वक्त कुंभ राशि में और 2 ग्रह है, जो कि है बुध, जो शायद 11 डिग्री पर होने वाला है, उस दिन 11 डिग्री पर है, और शुक्र का प्रवेश भी कुंभ राशि में संधि में है। उस वक्त 1 डिग्री का शुक्र होने वाला है, और नेपच्यून ऑलरेडी कुंभ राशि में 15 डिग्री के आसपास का मौजूद है। तो ये 4 मुख्य ग्रह और नेपच्यून यानी कि 5 ग्रह सिर्फ कुंभ राशि में 9 मार्च के दिन होने वाले हैं, जो कि सिंह राशि में बैठे हुए राहु और गुरु के दृष्टि में रहेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के दृष्टि में रहेंगे। यह बात हर एक लग्न में, हर एक कुंडली में लागू होने वाली है। हर एक के कुंभ राशि में उसी दरमियान यह 5 प्लैनेट्स मौजूद होने वाले हैं, और हर एक के कुंडली में अपने सिंह राशि में जुपिटर
और राहु मौजूद है इस वक्त। अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस ग्रहों का केंद्र योग, यह जो राहु और जुपिटर के साथ बन रहा है, राहु भी उसको आच्छादित कर रहा है सूर्य को। जैसे मैंने बताया पृथ्वी आच्छादित करती है, राहु उससे ही जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हैं और मंगल का भी गोचर भ्रमण वृश्चिक राशि से हो रहा है। तो हर एक की कुंडली में यहाँ पर 2 ग्रह और कुंभ राशि में 5 ग्रह एक दूसरे के साथ केंद्र योग बना रहे हैं। और जब भी कुंडली में केंद्र योग होता है तभी संघर्षमय परिस्थिति निर्माण हो जाती है। संघर्ष का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे या तो आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, सिर्फ किसी को कम या ज्यादा मात्रा में अस्वस्थता महसूस होने की संभावना है। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण का आपको परिणाम देखना है तो उस वक्त आपने चंद्र कुंडली के हिसाब से ही सूर्य ग्रहण का परिणाम देखना चाहिए, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और मन हमारा सभी हमारे जीवन की लाइफ साइकिल के साथ, कार्मिक साइकिल के साथ हमारा चंद्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें चंद्र कुंडली से सूर्य ग्रहण की स्थिति देखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग पूछते हैं कि फिर कौन सी राशि के लिए अशुभ जाएगा, कौन सी राशि के लिए अशुभ जाएगा। तो अगर हम ऊपरी तौर पर देखने को जाएंगे तो मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे 12 ही राशियों में। तो मेष राशि जो है, उसके बाद वृषभ राशि है, उसके बाद कन्या राशि है और उसके बाद धनु राशि है। मेष राशि में सूर्य ग्रहण 11वें भाव में होने वाला है, जो कि फायदेमंद होगा, शुभ होगा। वृषभ राशि में सूर्य ग्रहण 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में होने वाला है, जो शुभ माना गया है। कन्या राशि में सूर्य ग्रहण 6ठे भाव में होने वाला है, जो कि सूर्य का कारक स्थान भी माना गया है, नौकरी का भी कारक स्थान माना गया है, तो वहां पर अच्छा माना जाएगा। और धनु राशि में, जो कि तीसरे स्थान में, पराक्रम स्थान में सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसीलिए धनु राशि वालों को इसका शुभ परिणाम देखने मिलेगा। शुभ परिणाम यानी कि बहुत मुझे बड़ा कुछ हासिल हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें कंपैरेटिवली दूसरी राशियों वालों से उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद आपकी खुद की कुंडली के प्लेनेटरी प्लेसमेंट तो हमें देखने ही है, क्योंकि हर एक 12 राशियों वालों को केंद्र योग तो बनने ही वाला है कम ज्यादा तौर पर। तो ये 4 राशियां जो है उनके लिए यह सूर्य ग्रहण को शुभ कहा गया है। उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन चारों राशियों के लिए सूर्य ग्रहण मिक्स्ड फ्रूट्स देने वाला है। क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण जो है वो 9वें भाव में होने वाला है, भाग्य स्थान में होने वाला है। उसके बाद जो सिंह राशि में सूर्य ग्रहण होने वाला है वो सप्तम भाव में होने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की राशि कुंभ राशि 7वें भाव में आती है। उसके बाद जो तुला राशि में सूर्य ग्रहण होने वाला है उनका पंचम भाव में सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि त्रिकोण स्थान भी है। और मकर राशि में सूर्य ग्रहण दूसरे भाव में होने वाला है, कणफर स्थान में, तो वहां पर हमें धन भाव में होने वाला है, तो वहां पर हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ये सब जो रिजल्ट है ना, हमें फाइनेंशियली ज्यादातर देखने हैं, या तो बाजार में तेजी मंदी, अगर आप कोई व्यवसाय से जुड़े हो, कोई कामकाज से जुड़े हो, तो इसमें आपको शुभ या अशुभ परिणाम देखने मिलते हैं। अब जो बाकी की 4 राशियां, 4 जोड़ी एक रह गई है, वो है कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। कर्क राशि में अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण होने वाला है। उसके बाद
वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रहण होने वाला है। कुंभ राशि वालों को कुंभ राशि में ही सूर्य ग्रहण होने वाला है, अगर कुंभ राशि हम लग्न में रख देंगे। और मीन राशि वालों को 12वें भाव में, व्यय भाव में सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो इनके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं बोला गया है, अशुभ बोला गया है। अशुभ यानी कि ऐसा नहीं है कि इनको बुरा होगा या तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो भाव में, यह जो राशि आने वाली है हर एक लग्न में, वो भाव के अनुसार उनको फल मिलेगा। अष्टम भाव में अगर किसी की कुंभ राशि आ रही है, जैसे कि कर्क लग्न वालों को, तो उन्हें शायद थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होने वाला है, गुरु के नक्षत्र में होने वाला है। और इसका अशुभ परिणाम हमें बहुत कम देखने मिलने वाला है, क्योंकि खुद गुरु उस पर दृष्टि डाल रहा है। और एक बात हमारे शास्त्र में बताई गई है कि जब ग्रहण होता है तो उसके बाद अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज यानी कि वर्षा आ जाती है, बादल गरजने लगते हैं, या तो उसके पहले बादल गरजने लगते हैं, या तो बारिश हो जाती है, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पर बादल गरज कर बारिश हुई थी। तो इसका मतलब यह सूर्य ग्रहण बहुत बुरे फल लेकर नहीं आने वाला है। और एक बात जोग्राफिकली यानी कि और एक बात सिद्ध है कि अगले 15 दिनों में यानी कि 23 मार्च को चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। और जब चंद्र ग्रहण इतना नजदीक हो रहा है तो सूर्य ग्रहण के परिणाम बहुत कम हो जाते हैं उस वक्त। ऑलरेडी 15 दिन के अंतर में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, तो इसीलिए इसके फल हमें कम देखने मिलेगा। तो अगर बाजार में हम लोग तेजी मंदी में देखने जाएंगे तो कुंभ राशि यानी शनि से रिलेटेड है, तो तेल है, बीज है, धान्य है जिसमें से तेल निकलता है, उन सब चीजों में शायद मंदी आ सकती है। कपास है, उसमें मंदी आ सकती है। लेकिन यह जो है ना, ग्रहण की जो स्थिति है, यह अगले 15 दिनों तक इसका परिणाम हमें देखने मिलता है। ग्रहण होने के बाद इसका जो प्रभाव होता है वो 15 दिनों तक चलता है। अभी ये जो प्रभाव होता है उसके भी प्रकार है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ तो 1 महीने तक होगा, खंडग्रास हुआ यानी कि अमुक जगहों पर ही दिखने वाला है तो 15 दिन तक चलेगा, सिर्फ 2-4 जगहों पर ही दिखने वाला है तो 4 दिन या तो 3 दिन तक चलेगा। तो हमें क्या फॉलो करना है एज अ कॉमन मैन, एज अ लेमैन, हमें क्या फॉलो करना है कि इस ग्रहण दरमियान हमें शांत चित्त होकर हमारे गुरु का स्मरण करना है। जो लोग गुरु सेवा में मानते हैं वो गुरु का स्मरण करें, जो लोग पूजा पाठ में मानते हैं वो लोग पूजा पाठ करें, जो लोग कर्म प्रधान व्यक्ति हैं वो अपना काम नित्य नियम से जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार चालू रखें। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्हें गुरु दीक्षा लेनी है, जिनके नसीब में गुरु दीक्षा लिखी है, और अगर कोई मंत्र ग्रहण करना है तो सूर्य ग्रहण के दरमियान आप यह मंत्र ग्रहण करके सूर्य ग्रहण के दरमियान इसकी शुरुआत मंत्र की कर सकते हो, जो कि बेहद आपको लाभदायी और प्रभावशाली साबित होगी। ग्रहण के दरमियान आपने किए हुए मंत्र बहुत ज्यादा कारागिर साबित होते हैं। और ग्रहण के दरमियान अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना भी अगर स्मरण आपने कर दिया, एक माला भी कर दी इसकी, क्योंकि हम सब ऑफिस, काम, बिजनेस ये सब से जुड़े हुए, तो फास्ट लाइफ है, कई जगहों पर स्लो लाइफ है, वो लोग ये सब कर सकते हैं। खेती प्रधान लोग हैं जो खेती करने वाले, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, वो लोग अपने हिसाब से ग्रहण का फॉलो करेंगे। तो हमें सिंपल ये करना है
कि इस दरमियान पूजा पाठ करिए, इस दरमियान मंत्र पठन करिए, इस दरमियान अच्छी बातें सुनिए, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र पठन कर सकते हैं। मंदिर में जैसे ही ग्रहण छूटता है आप दान धर्म कर सकते हैं। जो शनि प्रधान लोग हैं उन्होंने तेल का दान करना है। शुक्र प्रधान लोग हैं उन्होंने देवी के मंदिर में जाके या तो कुल देवी का स्मरण करना है। मंगल प्रधान जो व्यक्ति है उन्होंने गणपति जी की आराधना करनी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें ये तो हमें हमेशा से ही करनी है, पर ग्रहण में इसका परिणाम ज्यादा मिलते हुए देखा गया है। तो यहाँ पर मैं ग्रहण के बारे में जो मेरी राय थी वो मैंने आपके सामने रखी है। तो कोई भी भ्रांति में या तो कोई भी सुपरस्टिशंस में, कोई भी अंधश्रद्धा में ना आते हुए हमें यह ग्रहण का पालन करना है, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अंग है। हमें हमारी मानसिक संतुलन बनाए रखना है। हमें कुछ डरना नहीं है, ना ही कोई अगर डराते हैं तो डरना नहीं है। ऐसा भी बोला गया है कि प्रेगनेंसी में या तो फिर जनन क्रिया जो रहती है, डिलीवरीज रहती है, उन लोगों ने इसका पालन इसलिए करना है कि ग्रहण के जो वेग होते हैं वो अगर प्रेग्नेंट वुमन पर उसके अगर किरण, उसकी रश्मियां आवे तो अंदर जो नवजात शिशु पल रहा है उसके अंग उपांग जो विकसित हो रहे हैं उस पर उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन ये किसके लिए कि जहां पर डायरेक्टली सूर्य ग्रहण दिखने वाला है वहां पर ये परिणाम हो सकते हैं, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। फिर तो हमारे शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी है। ग्रहण के दरमियान आपने स्नान नहीं करना है, यानी कि अभ्यंग नहीं करना है। ग्रहण के दरमियान हमें खाना नहीं खाना है, नहीं तो नरक मिलता है। ग्रहण के दरमियान अभ्यंग स्नान करेंगे तो हमें चर्म रोग हो जाता है। ग्रहण के दरमियान अगर जो सो जाता है व्यक्ति, सोए रहता है, उसे ज्वर हो जाता है। लेकिन हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो ये सब बातें कई बार हमें प्रैक्टिकली फेस करनी पड़ती है। जो जरूरी है वो करना ही पड़ता है। तो जितना पालन कर सकते हो उतना करो। लेकिन एक ही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने इष्ट को याद करो, अपनी कुलदेवी को याद करो। और मैं आशा करती हूँ कि यह ग्रहण आप सबके लिए लाभदायी हो और आने वाले भी सभी दिन आप सबके लिए लाभदायी हो। और आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।